जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो भारतीय जहाज के ऊपर हमला हुआ ये चर्चा हो रही है, तो ये हमला नहीं हुआ था। भारतीय जहाज को सावधान किया गया था कि वो हॉर्मूज़ पार नहीं करे। क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 40 दिनों में 5वीं क्लास का बच्चा भी जान गया है कि हॉर्मूज़ नाम का जो संकरा रास्ता है, हॉर्मूज़ नाम की जो खाड़ी है, वो ईरान के कब्जे में है। जब ईरान चाहता है तब वो खुल जाता है, जब ईरान नहीं चाहता है तो वो बंद हो जाता है। ये 5वीं क्लास का बच्चा भी जान गया है कि दुनिया की 2 बड़ी-बड़ी ताकतें अमेरिका और इज़राइल मिल के भी उसको खुलवा नहीं पा रही हैं, ये भी सबको पता है। तो होता ये है कि हॉर्मूज़ जो अपने आप में डमरू मध्य है, या जो आपकी हॉर्मूज़ की खाड़ी है, उसमें किसी जहाज को पार करने के लिए वो करीब-करीब 167 किलोमीटर लंबी है। चौड़ी बहुत कम है, चौड़ी 2 ही 3-4 कुल मिला के तो 21 किलोमीटर की खाड़ी है, लेकिन बहुत गहरे जहाज को आना-जाना पड़ता है, तो उसकी जो चौड़ी प प रास्ता है वो बहुत पतला है। जिस तरह से नेशनल हाईवे पर लेन बने रहते हैं, वैसे ही पानी पर लेन है, उस लेन के अंदर जाते हैं। तो ये करीब-करीब कुल मिला के 167 किलोमीटर लंबी एक यात्रा होती है, जिसमें कि एक जहाज को यू शेप में नहीं, ए शेप में ऐसे जाना पड़ता है, 90 डिग्री एंगल टर्न लेना पड़ता है, फिर 90 डिग्री एंगल टर्न लेके हॉर्मुज़ की खाड़ी से उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो ये जो 2 जगह पे टर्न लेते हैं, तो हमें पता है कि ईरान ने हॉर्मुज़ को काफ़ी जगह पर माइन्स वगैरह लगा के रखी हैं। तो ईरान से जो-जो देश बात करते हैं कि मेरे जहाज छोड़ दो, तो एक-एक जहाज को ईरान क्या करता है, उँगली पकड़ के एक पर्टिकुलर एक रास्ते से ऐसे ले जाके ऐसे निकालता है। जिस तरह से बहुत छोटे बच्चे को माँ हाथ पकड़ के, बहुत भीड़-भाड़ होती है या सड़क पार करवाते समय हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के पार करवाती है, उस तरह से वो पार करवाने की कोशिश करता है। होता कभी-कभी ये भी है कि बच्चा अब अपने आप को बहुत समझदार समझने लगता है, वो माँ हाथ पकड़ती है तो बच्चा उँगली छोड़ देता है, तो माँ फिर से हाथ पकड़ती है, फिर भी उँगली छोड़ दिया तो माँ फिर कभी-कभी डाँटती भी है। तो होता ये है कि हॉर्मूज़ पार करने का ईरान से आपको हॉल टिकट या गेट पास मिल जाना एक बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉर्मूज़ पार कर गए। एग्ज़ामिनेशन का हॉल टिकट मिलना अलग बात है। इसका मतलब इतना ही है कि आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। वो 3 घंटा बैठ के निकलने के बाद रिज़ल्ट आता है। तो ये जो किसी एक भारतीय जहाज को वो बोल देते हैं कि ठीक है आप पार करो, तो वो जो उँगली पकड़ के पार कर रहे होते हैं, उस बीच में अगर दुनिया भर में किसी भी तरह की भू-राजनीतिक बदलाव बदलाव आ गया, ट्रम्प साहब ने कोई हमला कर दिया, ट्रम्प साहब ने कोई ट्रुथ सोशल पर कोई किसी तरह का धमकी भरा चीज़ बोल दिया, तो ईरान अचानक उस हॉर्मुज़ को रोकने का भी काम करता है। तो उसमें क्या करता है, ये सानमार नाम का जहाज था, इसको भारत की तरफ से बातचीत हुई थी और उसको जाने का गेट पास दिया था, तो ईरान की नेवी उसको हाथ पकड़ के क्रॉस करवा रही थी। इस बीच में अचानक ईरान ने तय कर दिया कि हॉर्मुज़ बंद करना है, तो उसने क्या कर दिया कि हॉर्मुज़ बंद करवा दिया। लेकिन ये जो जहाज था, इसने सोचा कि हम आधा निकल गए हैं, बाकी आधा निकल जाएँ। तो जैसे ही वो आधा निकलने की कोशिश की, उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, उसको सावधान करने की कोशिश की गई। उस जहाज के ऊपर से हवाई फायरिंग की गई, ताकि उसको बताया गया कि तुम अब मेरे जद में आ गए हो, तुम तुरंत लौट जाओ। उसके बाद वो लौट गया, इसीलिए उस जहाज की कोई हानि नहीं हुई। और इस ये जो सानमार नाम का जहाज है, इसको इसके लौटने के बाद देश गरिमा नाम का एक दूसरा जहाज उसी हॉर्मुज़ की खाड़ी से कुछ घंटे बाद निकला भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के ऊपर, भारत के किसी जहाज को या भारत के जहाज को ईरान ने टारगेट किया था। कुल मिला के भू-राजनीतिक संकट इस तरह का है। हमें पता है कि ये हॉर्मुज़ की खाड़ी ऐसा हो गया है कि ट्रम्प साहब जब-जब बोलते हैं कि हॉर्मुज़ खुला हुआ है, तो ईरान साबित कर देता है कि हॉर्मुज़ बंद है। और जब-जब ट्रम्प साहब घोषित कर देते हैं कि हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद रखा है, तो ईरान साबित कर देता है कि हॉर्मुज़ खुला है। तो ये जब ट्रम्प साहब एक हॉर्मुज़ पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, ईरान उनको झूठ साबित कर देता है। वो बंद है बोलते हैं तो खोल के दिखा देता है, खुला है बोलते हैं तो बंद करके दिखा देता है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे की पूरी भू राजनीति में भारत का सानमार नाम का जहाज फँस गया था। वो सच में उसको हॉर्मुज़ पार करने का उसको लाइसेंस मिला था, लेकिन क्योंकि ये जो 167 किलोमीटर की उसकी यात्रा है, ये यात्रा करने में करीब-करीब 8-10 घंटे लग जाते हैं। ये कोई ऐसा छोटा-सा पुल नहीं है कि इधर से चले और गाड़ी से 2 मिनट में पुल के उस पार चले गए। 167 किलोमीटर आपको 2 बार टर्न लेके पहुँचने में कुल मिला के 8-10 घंटे लगते हैं। 8-10 घंटे के अंदर ट्रम्प साहब कुछ भी कर दें, ईरान के ऊपर कोई बमबारी कर दें, ईरान के खिलाफ कोई बहुत तीखी आलोचना कर दें, तो अचानक वो हॉर्मुज़ बंद भी करने की कोशिश करता है। जिस समय बंद करने की कोशिश करता है, जो जहाँ है वहीं से उसको वापस लौटा देता है। तो ये खेल में मेरे ख्याल से सनमार नाम का भारतीय जहाज फंसा था, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ईरान ने फिर तय किया कि हम हॉर्मुज़ को खुला दिखाना है, तो भारत का ही देश गरिमा नाम का जहाज उसने छोड़ भी दिया। तो ईरान हॉर्मुज़ के ऊपर पूरा कब्जा किए हुए है, और यही मेरे ख्याल से पूरी की पूरी मूल समस्या है।
क्योंकि ट्रम्प साहब जो ये युद्ध शुरू किए थे, वो युद्ध शुरू करने से पहले उन्होंने ये नहीं कहा, हॉर्मुज की चर्चा उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान कोई आतंकवादी देश है और उसके पास परमाणु ताकत है और उसकी परमाणु ताकत नष्ट करनी है। ये उनका उन्होंने बहाना बनाया था। ये बहाना बना के उन्होंने ये युद्ध शुरू किया। लेकिन ईरान ने दुनिया को पिछले 40 दिन में दिखा दिया कि उसके पास 4 हथियार हैं और चारों के सामने पिछले 40 दिन से अमेरिका और इजराइल इन चारों हथियारों में कोई कमी नहीं कर पाए हैं। अमेरिका शुरू किया था एक हथियार को लेके कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं इसीलिए हमला कर रहे हैं। लेकिन पिछले 40 दिन में ईरान ने बता दिया कि उसके पास 4 हथियार नहीं है, एक हथियार नहीं है परमाणु, उसके पास 4 हथियार है। वो 4 हथियार कौन से हैं? तो पहला है हॉर्मुज, दूसरा है उसकी मिसाइल, तीसरा है उसको दुनिया भर को तेल देने की क्षमता और चौथा स्वाभाविक है कि परमाणु शक्ति। तो ईरान ये चाहता है कि वार्ता अगर हो तो आदर सम्मान के साथ हो, बराबरी के टेबल पर हो। जब ढंग से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ईरान कम से कम इन 4 में से एक चीज तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम परमाणु बम की जो बात है वो उनके जो धर्मगुरु रहे हुए हैं जिनकी हत्या हो गई, खुमैनी साहब, उन्होंने पहले भी कहा था कि परमाणु बम क्योंकि मानवता को नष्ट करते हैं, इसीलिए ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वो बम बनाएगा नहीं क्योंकि वो इस्लाम के विरुद्ध है। उनके वो इस्लाम के जिस भी इस्लाम को मानते हैं, शिया इस्लाम को, उनका धर्मगुरु होने के नाते उन्होंने कहा था कि हालांकि हमारे पास परमाणु क्षमता है लेकिन हम बम नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे मानवता नष्ट होती है। तो जिस चीज को वो धार्मिक रूप से नहीं मानते हैं बनाना चाहिए, इसीलिए अगर ढंग से चर्चा की जाए तो वो ये भी हो सकता है कि वो किसी तीसरी ताकतवर देश, रूस जैसे देश के पास फिक्स डिपॉजिट अपना यूरेनियम रखने की भी तैयारी हो सकती है, मतलब ईरान तैयार हो सकता है। हॉर्मुज पर आज जो ईरान का पूरा कब्जा है, वो आधा कब्जा अपना ओमान के साथ बांटने के लिए भी तैयार है। ये भी हम ईरान ने कह दिया है कि हॉर्मुज क्योंकि 21 किलोमीटर की खाड़ी है, 12 किलोमीटर मेरा पानी है, 12 किलोमीटर ओमान का पानी है, तो हम दोनों मिलके उसको मैनेज कर लेंगे। तो ईरान इन 4 हथियारों में से एक हथियार यूरेनियम को तो छोड़ने की भी तैयारी रखा है, दूसरा हथियार हॉर्मुज को आधा बांटने की भी तैयार रखा है, तीसरा उसका जो हथियार है मिसाइल, उसको वो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उसको हम रखेंगे। और चौथे हथियार को पूरी तरह से वो कहेगा कि इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार मेरे पास है, दुनिया का सबसे सस्ता कच्चा तेल अगर मेरे पास मिलता है, ईरान का जो कच्चा तेल है वो करीब करीब $6 प्रति बैरल में मिल जाता है, इतना सस्ता तेल है और साफ तेल है। वही आप अगर अमेरिका से तेल खरीदिए, अमेरिकन शेल ऑयल जो है वो करीब करीब $50 प्रति बैरल मिलता है। तो ईरान कह रहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा कच्चा तेल और दूसरा सबसे बड़ा भंडार अगर मेरे पास है, तो दुनिया भर के तेल भंडार मार्केट के साथ मुझे आप बाहर नहीं रख सकते, सारे जो मेरे ऊपर प्रतिबंध वगैरह हैं वो सब हटा दीजिए, दुनिया की मुख्य धारा में मुझे ले आइए। लेकिन ये सब करने के लिए वो गारंटी लेगा, और ये गारंटी तब मिलेगा, ये सब जब तब होगा जब अमेरिका के टक्कर का कोई देश इस चीज की गारंटी दे, रूस या चीन जैसे देश इसकी गारंटी देगा, तब हमें ईरान इस सब चीज को मानेगा। क्योंकि साधारण सा नियम होता है कि विवाद अगर होता है तो बीच में जो पंच बनता है, जो जज बनता है, वो दोनों मामलेदारों से ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है। पंच लंगड़ा लूला पंच नहीं बन सकता, पंच को भी ताकतवर होना पड़ता है। और यहाँ पर ईरान को पता है, दुनिया को पता है कि वार्ता भले हो अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन तीसरा एक खिलाड़ी इजराइल है जो कि अमेरिका के कंधे पर बेताल बन के बैठा हुआ है, वो हर बार खेल खराब करेगा। इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच में कोई वार्तालाप हो भी जाएगा तो इजराइल फिर से उसको खराब करेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से ईरान कोई अंतरराष्ट्रीय गारंटी मांग रहा है, अंतरराष्ट्रीय गारंटी, उसमें भी कोई ताकतवर देश का या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जैसे चीजों का। तो ये सब चीजों के साथ अगर अमेरिका ईरान को, जो ईरान के पास आज 4 दुनिया की बहुत ताकतवर हथियार उसके पास हैं, उसके पास ये हथियार हैं, ये आप मानेंगे नहीं, आप 40 दिन से उन हथियारों को कुंद नहीं कर सके, ये आप नहीं मानेंगे और बराबरी के साथ नहीं बैठेंगे। आप अगर पहले की तरह बैठेंगे कि ईरान तो कुछ नहीं है, हवाई है ईरान के ऊपर, तो हम मादुरो के जैसे वेनेजुएला में 4 घंटे में मादुरो को खत्म कर दिए थे, वैसे ईरान में हम खुमैनी को मार देंगे और ईरान को हड़प लेंगे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल, तो ये हल्कापन है। इसीलिए ईरान बार बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान इस्लामाबाद में बातचीत करने जाएगा या नहीं जाएगा, वो अंतिम क्षण पे निर्णय करेगा, लेकिन अगर बातचीत में जाएगा या नहीं जाएगा, अमेरिका जब तक अपना एरोगेंस जो है, उसका जो दम्भ है,
उसकी जो झूठी शान है उसको वो छोड़ेगा नहीं। वो ईमानदारी से ईरान के साथ ढंग से बातचीत नहीं करेगा, तब तक ईरान इनके साथ खेलता रहेगा, क्योंकि ईरान के पास वो जो 4 हथियार मैंने बताए वो तो ढंग से है ही। वो 4 हथियार, उस आप सोचे थे उसके पास 1 हथियार है, उसके पास तो 4 हथियार निकल आए। वो क्यों 4 हथियार छोड़ देगा भाई अपनी? वो अपने 4 हथियार जिसको उसने नुमाइश कर दी है दुनिया के सामने कि ये 4 हथियार है। 40 दिन पहले दुनिया का एक आदमी भी ढंग से नहीं जानता था हॉर्मुज क्या है। आज 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि हॉर्मुज क्या है और हॉर्मुज पे कब्जा ईरान का है। तो इतना बड़ा हथियार उसको जो 4 मिले हुए हैं, उस हथियारबंद व्यक्ति के साथ आप अगर बात करेंगे तो उसको उतना उसको समुचित आदर सम्मान देते हुए उसके साथ बराबरी के साथ बैठेंगे, तब तो वो बात करेगा। और बात भी करेगा तो ये नहीं कि वो बात कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगा, क्योंकि मेरा फिर से मानना है कि ईरान तभी इन चीजों को मानेगा जब उसको इंटरनेशनल मल्टीलैटरल गारंटी मिलेगी। क्योंकि आप इससे पहले ईरान के साथ आपने 2 बार बातचीत की, दोनों बार बातचीत खत्म होने से पहले ही बमबारी भी की। एक बार ओमन के साथ, ओमन के पंचायती में ये हो रहा था जिनीवा में, उससे पहले इस बार, उससे पहले पिछले साल जुलाई में इन्होंने जो 10 दिन के तक परमाणु बम गिराए, परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए हवाई बमबारी की थी, उस समय भी ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो ईरान को लगता है कि आप बातचीत के बहाने हमको बुलाते तो हैं, लेकिन बातचीत के बहाने हम पर बमबारी करते हैं, इसीलिए इस बार उस चीज को वो मानेगा नहीं। लेकिन बातचीत करने के लिए अगर जरूरी होगा तो ये भी नहीं, वो क्योंकि वो अपना ताकत उसके पास है। वो उसकी मिलिट्री ताकत इतनी ताकतवर है कि उसका जो कमांडर है वो अनार का जूस पीते पीते स्केट बोर्ड पर जाते जाते सेल्फी लेता है कि पीछे मिसाइल उड़ रही है उसके पास। मतलब मिसाइल उड़ाने वाले अलग लोग हैं, बमबारी करने वाली टीम अलग है, बातचीत करने वाली टीम अलग है। तो अगर बातचीत करने का मन करेगा तो पहुंच भी जाएगा, अगर मन नहीं करेगा तो कहेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। आप हमारे जहाज के ऊपर, आपने जैसे कल रात में ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया कि हमने कोई ईरान के जहाज पर हमला कर दिया, तो ईरान ये भी कह सकता है कि तुम हमारे जहाज पर हमला करोगे तो हम बातचीत क्या के लिए करेंगे, हम उल्टा आपके जहाज पर बमबारी करेंगे। ये भी ईरान ने बोल दिया कि आज उसने अमेरिका के काफी सारे जहाजों के ऊपर बमबारी करके उनको ओमन की खाड़ी से बाहर खदेड़ दिया है। तो ये एक ऐसे भू राजनीतिक बड़ा जटिल मामला चल रहा है कि ईरान को इन्होंने हल्के में लिया था, ईरान हल्का नहीं निकला, 4 गुना ज्यादा ताकतवर निकला। तो अब 4 गुना ताकतवर, ज्यादा ताकतवर लोग इकाई के साथ आपको बात करते समय जिस तरह के आपके पास विवेकशीलता चाहिए, जिस तरह से आपके पास आपके अंदर एक विनम्रता चाहिए, जिस तरह से आपको सामने वाले को आदर देने की क्षमता चाहिए, वो सब नहीं दिखाएंगे तो ईरान इसी तरह से आपके साथ खेलते रहेगा। जी, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखिए तो इस मैप में जो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ सऊदी अरेबिया का जो वाटर्स थे, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ मिलकर ईरान ने जिस तरीके से अपने कासम में और जो अपने आइलैंड्स को एक तरीके से वहां पे मिलिटरलाइज किया, और आज उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इसलिए कब्जा है कि जो माइंस वाला एरिया है वो रेड एरिया है जहां से शिप्स नहीं निकल सकते। तो जाहिर तौर पर अब शिप्स का आवाजाही जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो ईरान के एरियाज हैं उसकी तरफ से निकलती है। तो वेस्टर्न जो मैरीटाइम वालों का ये कहना है कि ईरान ने इसको जबरदस्ती ईरान की टेरिटरी बना दिया है, जबकि ये गल्फ ऑफ ओमान की भी टेरिटरी है, ये सऊदी अरेबिया की टेरिटरी भी है, ये इंटरनेशनल वाटर्स है, और यही बात यूरोपियन यूनियन वाले लोग भी कह रहे हैं। पर दूसरी तरफ उनकी एक डायक्टोमी भी सामने आती है। वो डायक्टोमी ये है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर्स है, और दूसरी तरफ बाल्टिक सी में आप रशिया के गोस्ट शिप्स या उनके जो शैडो फ्लीट्स हैं उनको निकलने नहीं देते हैं, तो उसके लिए फिर उनको अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़ते हैं रशिया को कई बार। तो ये लड़ाई सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है, पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए चर्चा में है आज की डेट में, जैसे आपने ठीक कहा, बच्चे बच्चे बात कर रहे हैं इस पर, क्योंकि ये वॉर ऑफ ईरान चल रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही है जिसमें ट्रंप उनसे कुछ लेके निकलना चाहता है। आज आसिम मुनीर ने भी उनको फोन किया, तो आसिम मुनीर को कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ब्लॉकेट से कुछ चर्चा में दिक्कत आ रही है तो मैं ब्लॉकेट कुछ टाइम के लिए हटा लेता हूं। यानी कि नरम गरम की जो पॉलिटिक्स खेल रही है अमेरिका, उसमें ईरान कितना फंसेगा या अमेरिका कितना सक्सेसफुल होगा। बिकॉज कल की वार्ता में क्या होने वाला है, सीधा सीधा सवाल मेरा ये है, कंसिडरिंग द इंटरनेशनल वाटर्स, कंसिडरिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने की बात, और ईरान ने यह कह दिया कि अब हमारा एकाधिकार है, जो हम चाहेंगे ओमान के साथ मिलकर करेंगे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। जी, मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ एक दिक्कत है ट्रंप के साथ, और ये ट्रंप के साथ नहीं, बहुत सारे हमारे आपके जैसे लोगों के साथ भी एक दिक्कत है कि होशियार लोग ये समझना शुरू करते हैं कि वही होशियार हैं और बाकी सारे लोग उतने होशियार नहीं हैं। तो ट्रंप साहब का ये मानना था और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप साहब बहुत ताकतवर हैं,
इतने ताकतवर हैं कि वो किसी देश पे हमला भी उनको करना है तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न तो यूनाइटेड नेशन को पूछना है, न तो अपने कांग्रेस को पूछना है। व्हाइट हाउस में बैठे बैठे पिज्जा खाते खाते वो हमला किसी मादुरो के ऊपर हमला कर सकते हैं, ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो उनको भी लगता है कि दूसरे देश का भी जो नेता है वो भी उसी तरह से कोई एक आदमी होगा जो कि बहुत ताकतवर होगा। तो सबसे पहले इनको लगा कि ईरान में कुछ महीनों पहले वहां का जो आईआरजीसी के ईरानी सेना के कमांडर थे सुलेमानी साहब बहुत ताकतवर हैं। सुलेमानी साहब को निपट देंगे ना तो ईरान सरेंडर कर जाएगा, तो इन्होंने सुलेमानी साहब को मार दिया। इनको लगा कि ईरान सरेंडर कर जाएगा, तब तक खमेनी साहब सामने आ गए, कहे कि नहीं नहीं अब तो कैप्टन मैं हूँ। तो इनको लगा अच्छा अच्छा कैप्टन बदल गया, चलो इस कैप्टन को निपट देते हैं, खमेनी साहब को निपट देंगे तो ईरान सरेंडर कर जाएगा। तो इन्होंने खमेनी साहब को निपट दिया। खमेनी साहब का निपटते ही इनको लगा कि ईरान सरेंडर करेगा, तब तक एक लायरजानी साहब सामने आ गए, कहे कि नहीं नहीं भैया हम पिक्चर में, अब हम कैप्टन है, अब हम मैच खेलेंगे। तो इनको लगा अच्छा लायरजानी नया है तो चलो इस लायरजानी साहब को निपट देते हैं, तो उनके ऊपर भी बमबारी कर दी। अब ईरान क्या कर दिया, अब इसके बाद अचानक 40 दिन पहले तक दो लोग आतमजीत जी, एक आरगाची साहब और एक खलीबाफ साहब, इन दोनों का नाम तक हम लोग दुनिया कोई नहीं जानता था। आज हर बच्चा जानता है कि ये दोनों कौन है। पूरे ईरान का निर्णय किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है ये करते हैं। ईरान का एक, जिस तरह से हमने कहा कि अनार खाते खाते वो सेल्फी ले लेते हैं मिसाइल उड़ाने के लिए, ईरान के दुनिया भर के जितने राजदूतावास है उनके ट्विटर इतना जबरदस्त बढ़िया बढ़िया मीम वाले ट्विटर हैंडल कर रहे हैं कि अब वो किया गया है कि अमेरिका को लगा था, ट्रंप साहब को लगा था कि मैं शेर हूं, उसी तरह से ईरान भी कोई एक जानवर है, हो सकता है गीदड़ है, उसके ऊपर मैं हमला करूंगा। जैसे ही इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान डिसेंट्रलाइज कर गया, वो विकेंद्रीकृत हो गया। वो कहा कि मैं एक जानवर नहीं हूं, मैं मधुमक्खियों का छत्ता हूं। तुम अगर दो चार मधुमक्खी को मार भी देते हो तो मधुमक्खी का छत्ता उतना ही हमला करते रहेगा शेर के ऊपर। तो इनको वो जाल में ये फंस गए हैं। अमेरिका पूरा का पूरा, सिर्फ अमेरिका नहीं, जितने भी इस दुनिया को में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार लोग समझते हैं कि किसी एक आदमी के पास बहुत ताकत होती है, वो सब फंस गए हैं। क्योंकि ईरान पूरी की पूरी तरह से वो डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत हो गया है। उसकी सेना 31 अलग अलग कमांडरों के अंदर चल रही है। कौन कमांडर क्या निर्णय ले रहा है किसी को पता नहीं लग रहा है, और सब लोग समझदार हैं। ये मानना पड़ेगा कि सब लोग अपने आप में समझदार हैं। तो इसीलिए ईरान क्या करेगा, ईरान ये बातचीत तभी करेगा, ये ईरान ट्रंप साहब के साथ बातचीत तभी करेगा जब ट्रंप साहब अपने होशो हवास में आएंगे। वो इस चीज को समझेंगे कि ईरान में जाके हॉर्मुज की खाड़ी के चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं। चक्रव्यूह एक ऐसा होता है, महाभारत में हम जानते हैं, हमारे पूरे भारत के क्या कहते हैं माइथोलॉजी में, धर्म ग्रंथ में, कहानियों में, मिथकों में बस एक ही बार चक्रव्यूह बना था। वो चक्रव्यूह में भी कोई अंदर तो जा सका था, निकल कभी नहीं कोई आज तक चक्रव्यूह में कभी कोई निकला नहीं है जिंदा। चक्रव्यूह एक ही बार बना था, जो अंदर गया था वो फंस गया था, फंसने के बाद शहीद हो गया था। तो हॉर्मुज उस तरह का चक्रव्यूह है। ईरान के पास 40-45 साल के अनुभव के बाद उसने वो रचना की थी। आज जैसे आपने मैप दिखाया, वो चक्रव्यूह बीच में जो लाल गोला था ना, वो चक्रव्यूह है, उसके अंदर जाके अमेरिका फंस गया है। अब उस फंसे हुए अमेरिका को ट्रंप साहब को लग रहा है कि हम उस चीज से हम जिंदा निकल जाएंगे। वो नहीं निकल सकते। दो ही तरीके हैं, या तो हॉर्मुज के अंदर अमेरिकी सेना, अमेरिका का पूरा टेक्नोलॉजी वहां अंदर में जाके शहीद हो जाएगा, या तो ये ईरान को कहेंगे कि भैया मैं फंस गया हूं, मुझे इस चीज से कृपा करके निकाल दो। तो ईरान कहेगा निकालने के, क्योंकि चक्रव्यूह मैंने बनाया है, मैं इस चक्रव्यूह से तुमको निकलने का रास्ता भी बता दूंगा। उसी गोल चक्कर के बाहर आप पीली रेखा, दो पट्टी दिखा रहे हैं जो कि चक्रव्यूह के बाहर का रास्ता भी बता रहा है। तो ईरान के साथ ये जो ऊपर दो पीली रेखाएं हैं, जो दो पट्टियां हैं, वो चक्रव्यूह से तोड़ने का, चक्रव्यूह भेदने का रास्ता है। लेकिन ट्रंप साहब उसमें जाने के बदले भारत के जहाज, दुनिया भर के जहाज जिनको चक्रव्यूह से निकलना है, वो ईरान की बात मानते हैं, इसीलिए वो पीली रेखा से सुरक्षित निकल रहे हैं। ट्रंप साहब जिद में फंस गए, वो लाल गोले के अंदर जाके फंस गए हैं, वो चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रंप साहब ये मान नहीं रहे, क्योंकि उनका ईगो जो है उसको मान नहीं रहा है। हमें ईरान कह रहा है कि आप व्यक्ति के नाते सोचते हैं, ईरान व्यक्ति नहीं है, ईरान एक सभ्यता है। 5000 साल पुरानी सभ्यता जो होती है वो सोचती नहीं है, वो व्यवहार करती है। व्यक्ति के नाते आत्मजीत जी, मैं और आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन कोई 5000 साल की सभ्यता है वो सोचती नहीं है, वो व्यवहार करती है, क्योंकि उसके अपने पूरे के पूरे 5000 साल के जो अनुभव हैं उसके आधार पे वो व्यवहार करती है। तो ईरान कुछ भी सोच नहीं रहा है। ट्रंप साहब सुबह कुछ सोचते हैं, कुछ ट्वीट करते हैं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं, एक नेवल ब्लॉकेड करते हैं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं,
और एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं और फलाने से बात करते हैं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं, हवाई जहाज भेजते हैं। ईरान कुछ नहीं कर रहा, कह रहा हम सोचना मेरा काम नहीं है, हम करेंगे, हम व्यवहार करेंगे, हम ये जो 4 हथियार है मेरे, वो 4 हथियारों को क्या कहते हैं आधार बना के अपने नैसर्गिक प्राकृतिक किले के अंदर वो बंद है। तो आप आज से 5 साल पहले जिस समय कोरोना नाम का एक छोटा सा वायरस आया था, वो भी प्रकृति ने दिया था, पूरी मानवता, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा साइंस, पूरा मेडिकल, सारा कुछ करके देख लिया, उससे हम जीत नहीं सके। अंत में जो वैक्सीन भी लिया ना, उसमें वो कोरोना को हम नहीं मारते थे, मरे हुए कोरोना को खुद अपने शरीर में खुदा ही डाल लेते थे। तो कोरोना प्रकृति एक ऐसी चीज है, वो अच्छे से अच्छों को सिखा देती है कि तुम टेक्नोलॉजी के बेस पर, हथियारों के बल पर, तकनीक के बल पर, उपकरणों के बल पर, इक्विपमेंट्स के जरिए, गैजेट्स के जरिए तुम प्रकृति को जीत नहीं सकते। प्रकृति के साथ तुमको एक रूप होना पड़ेगा, तुमको यू हैव टू अडेप्ट टू नेचर। हॉर्मूज जो है वो एक नेचर है, ईरान उस नेचर के अंदर अपने आप को कैद करके बैठा हुआ है और कह रहा है कि इसके अंदर जो भी आओगे तुम फंस जाओगे, क्योंकि मैं नहीं फंसा रहा हूं। हॉर्मूज में कोई टेक्नोलॉजी फंसा नहीं रही है, हॉर्मूज में प्रकृति फंसा रही है। तो ट्रम्प साहब को यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता है, जिसको कि हम पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं, जो यूरोपीय सभ्यता है, आज अमेरिका में जितने भी लोग हैं, खास करके गोरे हैं, ये सब भी तो 200-300 साल पहले स्पेन और इंग्लैंड से गए हुए वहां के गोरे हैं। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, इसका मानना है कि पिछले 200-300 सालों में इसने जिस तरीके से अपना विकास कर लिया, पहले उसने भाप का इंजन बनाया, उसके बाद भाप के जहाज बनाए, उसके बाद हवाई जहाज बनाया, तो वो टेक्नोलॉजी के बल पर उसको लगता है कि मैं दुनिया कर लूंगा मुट्ठी में, दुनिया में कहीं पर भी मैं झंडा गाड़ सकता हूँ। दुनिया तो छोड़िए, मैं सूरज चांद पर भी, चांद और तारों के ऊपर भी, हम मंगल ग्रह के ऊपर भी रोबोट भेज देंगे। तो इनको लगता है कि दुनिया में हर चीज टेक्नोलॉजी से संभव है, लेकिन प्रकृति के सामने टेक्नोलॉजी फेल कर जाती है। सऊदी अरेबिया, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया, गल्फ ऑफ ओमान में उन्होंने ओमान को कहा है कि हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो टोल है वो शेयर करेंगे, वाटर शेयर करेंगे। आपने 21 मील और 33 किलोमीटर वाली स्ट्रेटेजी बताई थी। अब इसमें सऊदी अरेबिया भी मैप में, देखिए इस मैप में अगर यहां देखें तो यहां सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना और सऊदी अरेबिया को स्टॉक में मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान में सऊदी भी एक स्टेक होल्डर है। तो आपको लगता है कि सऊदी के लोगों को या सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को इन्वॉल्व करके इस टॉक में आगे प्रोसीड किया जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आसिम मुनीर के हाथ में गोटियां हैं कि वो इस लड़ाई को सुलटा सके। जी देखिए, मेरे ख्याल से हमको समझना चाहिए कि इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है वो केवल एक स्टेडियम है जहां पर मैच हो रहा है, लेकिन मैच वहां पर उस स्टेडियम में भले हो रहा है, लेकिन दोनों टीमें दूसरी टीम खेल रही है, इसलिए उसका कोई पिच का कोई महत्व नहीं है। किसी दूसरे स्टेडियम में भी मैच खेला जा सकता था। लेकिन बात ऐसी है कि ईरान इस युद्ध में, हमें पता है कि ईरान भले सामने से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ईरान को नैतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और यहाँ तक कि सैनिक रूप से कम चीन, रशिया तो मदद कर ही रहे हैं। संभव है ये भी कि नॉर्थ कोरिया भी मदद कर रहा है। तो ये ईरान कोई अकेले ये खेल नहीं खेल रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी जान रहा है कि ये जब युद्ध हुआ था पिछले 40 दिन में, तो उसने केवल अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर तो बमबारी नहीं की थी, उसने जवाबी कार्रवाई में 15 देशों के ऊपर बमबारी की थी। तो ईरान इतना समझदार है कि बातचीत भले अमेरिका से हो, लेकिन इसका जब कोई किसी संधि के रूप में अगर इसका निष्कर्ष निकलता है कि अंत में कोई संधि बनेगी, तो उस संधि में रूस का भी होना जरूरी है, चीन का भी होना जरूरी है, और जिन जिन देशों के ऊपर ईरान ने हमला किया था, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, उनकी भी सहमति जरूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ में इनकी बातचीत हो जाए, अमेरिका वापस चला जाए और सऊदी अरब के जहाज फिर ईरान के ऊपर हमला करें, तो खेल वापस पुनर्मुशिको भव हो जाएगा। तो ईरान समझदार है, ऐसी बात नहीं है कि ईरान कोई बच्चा है। ईरान, जैसे आपने कहा कि ईरान एक 5000 साल की सभ्यता है, सभ्यता जो है वो सोचती नहीं है, उसको कुछ व्यवहार करती है, वो व्यवहारिक रूप से वो व्यवहारिक है, वो सोचती नहीं है। एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है आइडियल थिंकिंग। ईरान थिंकिंग नहीं कर रहा है, ईरान प्रैग्मेटिक है। ईरान प्रैग्मेटिक है, उसको पता है कि इस युद्ध में उसने 15 देशों के ऊपर बमबारी की है, उसको भी बमबारी करने में बाहर से चीन और रूस जैसे देशों ने मदद की है, हो सकता है नॉर्थ कोरिया ने भी पीछे से मदद की हो। तो कोई भी बातचीत भले वो अमेरिका के साथ कर लेगा, बातचीत भले वो इस्लामाबाद में कर लेगा, इस्लामाबाद के बदले आप कहिएगा तुर्की में आ जाओ बात करने, वहां भी आ जाएगा।